नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 10। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम मास, किसका मास क्या है, मैक्सिमम है, ये निकालना है। तो पहले में अपने को दिया है 1 ग्राम एटम, तो मैंने कल ही बताया ग्राम एटम मतलब मोल हो गया। मोल। तो 1 मोल ऑफ कार्बन, तो कार्बन के 1 मोल का मास कितना रहेगा, 12 ग्राम। बी में अपने को बोला जा रहा है हाफ मोल ऑफ CH4, तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 16 ग्राम। 16। तो एक मोल का मतलब कितना है, 16 है, 8 हाफ ग्राम। तो कितना हो जाएगा, 8 ग्राम। तो ए में अपने पास आ रहा है 12 ग्राम, सर बी में अपने पास आ रहा है 8 ग्राम। रुक जाओ मैं पहले बोल लेता हूँ। सर डी में भी सर 8 ग्राम आएगा। यस सर। क्या सर डी में भी सर 8 ग्राम आएगा। हाँ रुको तो सही। अगले में अपने को बोला जा रहा है 10 ml ऑफ वाटर, तो वाटर का 10 ml दिया है, तो देखो अब 10 यहाँ पे ग्राम। तुमको क्या है, हाँ 10 ग्राम हो जाएगा ये, क्योंकि H2O के लिए अपने पास डेंसिटी कितना होता है, अगर कुछ भी नहीं दिया होता तो डेंसिटी अपन लेके चलते 1 ग्राम पर ml। तो पानी की जगह तुमको डेंसिटी नहीं दिया है तो 1 ग्राम पर ml लेना है। तो यहाँ से अपने को मास निकालना है, तो डेंसिटी इक्वल टू अपने पास क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास अपने पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वैसे भी ध्यान रख सकते हो कि अगर डेंसिटी 1 है तो जितना मास रहेगा उतना ही क्या रहेगा, वॉल्यूम भी रहेगा, लेकिन मास ग्राम में, वॉल्यूम ml में। तो यहाँ से अपने पास जो मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 ग्राम। तो यहाँ पे 10 हो गया। ये अपने पास ए ऑप्शन था, ये अपने पास बी ऑप्शन था, और डी ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो उसमें अपने को गिवन है 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो डिवाइड कर दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से, तो जो मोल आएगा यहाँ पे हाफ मोल आ जाएगा। तो हाफ मोल ऑफ एटम्स की बात कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन एटम का हाफ मोल है, और ऑक्सीजन के एक एटम का मोलर मास होता है 16, तो हाफ का कितना हो जाएगा, मतलब एक मोल का मोलर मास, तो 8 ग्राम आ जाएगा ये भी। तो अपने से तो मैक्सिमम पूछा है ना यार, तो मैक्सिमम तो इसमें आ रहा है, बराबर आएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। मिनिमम पूछता तब दिक्कत था कि 2 ऑप्शन आ जाते अपने पास, अगर सिंगल करेक्ट होता तो मल्टीपल है तो तब अपन दोनों को टिक कर देते। सर हाँ सर इसको सर अगर कहीं पे सर ऑक्सीजन लिखा है तो हम ऑक्सीजन एटम का सर वेट लिखेंगे। नहीं, अगर सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है तो मॉलिक्यूल मान के चलना है। सर इसमें अगर जरूरी सिर्फ है, ऑक्सीजन लिख क्या, तो बस जरूरी है ग्राम में निकाले, सबको एटम में नहीं निकाल सकते, फिर कंपेयर नहीं कर सकते। अरे मास से तो ग्राम में निकालोगे ना यार, एटम में कैसे निकालोगे। सर जिसके ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे। ये कैसा होता है, मुझे हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 AMU, हीलियम के एक एटम का मास होता है 4 AMU। तो अगर तुमको बोल दिया जाए कि मैंने 10 बॉयज को ले लिया, 10 गर्ल्स को ले लिया, तो क्या उनका मास बराबर रहेगा, इसी वजह से क्योंकि उसके नंबर बराबर है, ऐसा हो सकता है क्या। सर इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो वही रहेगा ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर तो सब में अलग अलग है ना, हर एटम में। नंबर ही ऑक्सीजन में अलग, नंबर ही कंपेयर करने की बात कर रहा हूँ, एटम निकाल लें सबके। हाँ होंगे, फिर जिसका ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा वो है ग्रेटेस्ट। अरे ऐसे कैसे यार, एटम्स का नंबर निकालोगे तो उससे मास को भी तो रिलेट करना पड़ेगा ना, अभी मास कहाँ रिलेट किया तुमने। अच्छा मान लो मेरे पास क्या है, कैसे कैसे डाउट आ रहे हैं तुम लोगों को, देखो 5 एटम है मान लो मेरे पास किसके, हाइड्रोजन के, और 2 एटम है मेरे पास किसके, मान लो दोनों ही 3 ले लेते हैं, 3 एटम है मेरे पास किसके, ऑक्सीजन के, सॉरी ऑक्सीजन क्या बोल रहा हूँ मैं, हीलियम के, या ऑक्सीजन जो भी बोलो। तो अब तुम्हारे हिसाब से किसका मास ज्यादा होना चाहिए। सर समझ गया सर मैं, समझ गया ना, हाँ फिर तो वही तो बोला हूँ, एक एटम का मास अलग अलग है ना, तो मास निकालना पड़ेगा। चलो तो 11 में अपने को बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यार ये तो अपने क्लास में किया है, ऐसा सवाल तो मत पूछो कम से कम। 11 में मोल कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा ना। यस सर 1 मोल। तो 1 मोल कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने प्रोटॉन रहेंगे, कितने न्यूट्रॉन रहेंगे, ये तुमसे पूछा गया है। तो 1 मोल C12। अच्छा इसके अगर एक एटम को देखोगे, 1 एटम ऑफ, तो सवाल पूछो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लास में जो सवाल कराया अगर वही तुम पूछते हो तो इसका सिंपल सा मतलब है कि तुम नोट्स पे अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, और नोट्स अच्छे से नहीं पढ़ोगे, जो चीज तुमको सिखाई जा रही है वो अच्छे से नहीं करोगे, तो फिर तो कुछ तुमसे हो पाएगा ऐसा हमको उम्मीद रखना, या तुमको खुद से उम्मीद रखना, या घर वालों को तुमसे उम्मीद रखना, सब कुछ गलत है।
तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, घर वालों को दे रहे हो, हमको दे रहे हो, अगर क्लास नोट ढंग से नहीं पढ़ रहे हो तो 1 एटम में अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो 1 मोल के लिए अपने से पूछा है तो 6 इंटू 1 मोल कर देना है, मतलब 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 6 मोल ही प्रोटॉन्स आ जाएंगे, 6 मोल ही न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो टोटल अपने से पूछा है तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 मोल हो जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो 18 इंटू 6.022 × 10⁻23 करना है तुमको। तो ये तो आसान था, आना चाहिए था, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट अगर अपन देखें, तो ये 18 मोल होगा ना? हाँ 18 मोल हो जाएगा देखो। हाँ हाँ पता है। तो ऐसा कुछ आ जाएगा, क्योंकि टोटल पूछा उसने, तो टोटल अपने पास कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा, इन सबको अपन सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। सर ये नहीं समझ मतलब में, सर एटम 18 मोल क्यों आएगा? अरे उसने सबका नंबर पूछा ना, देखो टोटल नंबर पूछा उसने, मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सर तो वो समझ गया सर, मोल क्यों बोलेंगे इसको? अरे एक मोल के लिए निकालना है ना अपने को यार, ये अपन ने एक एटम के लिए निकाला, तो एक एटम में 18 आ रहे हैं, तो एक मोल में कितने आएंगे, 18 इंटू 1 मोल ना, तो 18 मोल हो जाएंगे और क्या। उसने तो 1 मोल के लिए पूछा था ना अपन से, और अपन ने अभी एक 1 एटम के लिए बात कर रहे थे यहाँ पे, अभी आया क्या? अरे हाँ यार, सही से या ऐसे बोल रहे हो? सर नहीं। यस सर, हो गया, हो ही गया था ये पहले से। अरे मोल और एटम अलग अलग है ना यार, उसने 1 मोल के लिए पूछा है, मतलब 1 इंटू एन ए पार्टिकल्स के लिए पूछा है। उससे अपने से पूछा है कितने के लिए, एन ए पार्टिकल्स के लिए, एन ए मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के लिए। और अपन ने भी निकाला एक एटम को लेते हुए कि अगर मेरे पास कार्बन के में एक एटम की बात करूं तो उसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। उसने अपने से पूछा है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, सर वो 18 तो हो अगर टोटल जाएगा। करोगे तो 18 आ जाएगा। तो एक एटम में इतना है तो Na में कितना रहेगा, इंटू Na करना पड़ेगा ना यार। 18 into n. Yes. तो उस Na को ही तो अपन 1 मोल बोल रहे हैं। ठीक है। ये क्लास में भी किया है अपन, ये तो मतलब बीच में क्लास छोड़ी होगी तुमने। चलो ये हो गया अपने पास। सर हाँ सर 1 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू 1 mu होता है ना? 1 ग्राम 1 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू 1 mu। बिल्कुल हाँ होता है। यस सर, यस सर। हम्म, चलो तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर अपन बात करें तो इसमें अपने को सर ये बोला जा कैसे रहा है होता कि है सर? अरे हाँ सर 1 ग्राम पर मोल इक्वल टू 1 mu कैसे होगा? अरे यार लिखा तो है, देखो अपन नहीं लिखा था 1 mu इंटू Na 1 इक्वल टू 1 ग्राम। तो इसने क्या बोला, Na को अपन मोल भी तो बोल सकते हैं, तो 1 mu इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 1/Na, मतलब ग्राम पर मोल हो गया ना वो। इसको अगर 1 मोल तुम लिख दोगे तो वही बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा इनडायरेक्टली। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर अपन बात करें तो इसमें अपने को बोला जा रहा है कि 1 मोल ऑफ एलिमेंट X इज द मास 0.44 टाइम्स द मास ऑफ द 1 मोल ऑफ एलिमेंट Y। तो 1 मोल ऑफ एलिमेंट X, तो 1 मोल मतलब क्या हो गया, मोलर मास ही हो गया ना यार। तो ये बोल रहा है कि मोलर मास ऑफ X इज 0.444 टाइम्स ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट Y। तो 1 मोल ऑफ एलिमेंट Y का मास एक तरीके से क्या हो जाएगा, मोलर मास। यही बोलूंगा क्या मैं, ये समझ में आया क्या? यस सर। चलो तो बढ़िया बढ़िया बात है। तो एक तरीके उसने अपने को मोलर मास का रिलेशन दिया एक तरीके से, ठीक है। अब आगे अपने को बोला जा रहा है कि 1 एवरेज एटम ऑफ एलिमेंट X इज द मास। तो मतलब एक एटम के मास की अगर मैं बात करूं X के लिए, मतलब वो एटॉमिक मास की बात कर रहा है, तो एटॉमिक वेट ऑफ X इज 2.96 टाइम्स ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। ये वाली लाइन में तो लिखा उसने कि 1 एवरेज एटम ऑफ एलिमेंट, मतलब 1 एटम ऑफ एलिमेंट, तो एक एटम का जो मास है X के लिए वो कितना है, 2.96 टाइम्स द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12।
तो एक एटम के मास को अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। तो जो एटॉमिक मास है x का है वो 2.96 टाइम्स है किसका, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 का। तो कार्बन 12 का मास कितना होता है 12 AMU। तो 2.96 इंटू 12 AMU, ये अपने पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट आ जाएगा किसका, x का, एक एटम का मास। तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, किसी ने किया है क्या? सर 35.52। 35.52। तो ये एक एटम का मास हो गया। अच्छा, अब अगर अपन को एक एटम के मास से मोलर मास लिखना है तो मोलर मास को अपन किस में लिख देंगे, ग्राम में लिख देंगे, सेम मैग्नीट्यूड के साथ। कि जो चीज एमयू आता है वही अपने पास क्या आ जाएगा, जब मोलर मास की बात करेंगे तो मोलर मास ऑफ एक्स वो अपने पास क्या हो जाएगा 35.52 ग्राम। ये समझ में आएगा कैसे लिखा मैंने? यस सर। तो अपने पास x का मोलर मास आ गया, तो y का तुमसे पूछा होगा, तो x का मोलर मास पता है तो y का निकाल सकते हो इस रिलेशन को यूज करके वापस। हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर, हो गया। चलो तो बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये 12 हो गया अपने पास। एक बार फिर बता रही, डिस्कनेक्ट हो गए थे। एक बार फिर बता दे। देखो अपने को दो रिलेशन गिवन है। पहले में अपने को बोला जा रहा है कि जो मोलर मास है x का, तो मोलर मास ऑफ x इज 0.44 टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ y। तो अपन ने रिलेशन लिखा, पहली लाइन में ये लिखा हुआ था उसने। अगली लाइन में उसने अपने को बोला कि एटॉमिक वेट ऑफ x, तो जो x है उसके एक एटम का मास जो है वो 2.96 है किसका, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। तो वो भी अपन इक्वेशन के हिसाब से लिख दिया। अब उन्हें बताया कि एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना होता है 12 AMU। उसको 12 AMU से मल्टीप्लाई करके अपन ने x का एटॉमिक वेट निकाल लिया। x का एटॉमिक वेट अपने पास इतना आ जा रहा है, मतलब एवरेज एक एटम का मास। तो एक एटम का मास अगर अपने पास इतना आ रहा है तो मोलर मास क्या रहेगा, वही सेम मैग्नीट्यूड के साथ ग्राम यूनिट में। क्योंकि अपन बोलते थे कि जो वैल्यू अपने पास आएगी किसमें, AMU में आएगी, वो एक एटम के मास को बताएगा। ग्राम में जब लिख देंगे उसी को तो क्या हो जाएगा, एक मोल का मास हो जाएगा। तो एक तरीके से मोलर मास हो गया। तो मोलर मास अपने अगर पास आ अगारू गया, नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो तभी तो वही चीज आएगी ना यार। ये कितनी बार ये चीज बताएं, इसको फिर वापस तुम ग्राम में कन्वर्ट करोगे, फिर NA से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 तो बन जाता था वो। यस सर, चाहिए। हाँ, वही तो चीज अपन बार बार वही मल्टीप्लाई तो वही करना है। इसलिए अपने डायरेक्ट याद कर लिया कि जो चीज AMU में है एक मोल के लिए वो क्या हो जाएगी, ग्राम में हो जाएगी। क्योंकि तुम NA से मल्टीप्लाई करोगे फिर AMU को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लीकेशन के बाद वो 1 आ जाएगा। इसलिए अपन हमेशा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो ये मोलर मास आ गया अपने पास, और इस मोलर मास को यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि तो अपन निकाल चुके, तो y को पूछा होगा तो ये भी आ जाएगा। 13 की बात कर लेते हैं। अब देखो 13 में अपने को बोला जा रहा है कि द चार्ज ऑन 1 ग्राम आयंस ऑफ एल्यूमिनियम 3+। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो 13 में अपने को करना क्या है, 1 ग्राम आयंस, 1 ग्राम आयंस ऑफ एल्यूमिनियम 3+, इनके ऊपर अपने को टोटल चार्ज निकालना है। तो पहली तो 1 ग्राम आयंस मतलब क्या हो गया, 1 मोल हो गया। ये तो समझ में आ गया होगा कि 1 मोल है अपने पास किसका, एल्यूमिनियम 3+ का। इसके ऊपर अपने को क्या निकालना है, टोटल चार्ज कितना रहेगा ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो वही अपन करेंगे। 1 मोल के लिए पूछा है तो पहले एक आयन के लिए निकालेंगे। अगर मैं बात करूं किसकी, 1 आयन ऑफ एल्यूमिनियम 3+, तो एल्यूमिनियम 3+ के एक आयन की अगर अपन बात करें तो एक आयन पे कितना चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाले गए। तो जो चार्ज रहेगा वो 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर रहेगा। तो निकाला गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो 3 इंटू चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन दैट इज E, क्योंकि इसने ऑप्शन में E के हिसाब से ही दिया है। E मतलब वही हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻19। यूनिट अपने पास क्या आ जाएगी, कूलम। ये +3E कैसे लिखा है समझ में आएगा तुमको, कि एक आयन पे चार्ज रहेगा +3E। +3 का मतलब ये है कि Yes, 3 sir. इलेक्ट्रॉन वहां से निकाला गया है। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आएगा +E, तो 3 की वजह से कितना आ जाएगा 3E। यस सर। तो एक के लिए अपने पास इतना आ रहा है, अपने से पूछा कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए। तो एक आयन में इतना चार्ज है तो 1 मोल में कितना रहेगा, 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूंगा तो अपने पास कितना आ जाएगा,
3 इंटू ई इंटू 1 मोल। 1 मोल को अपन क्या लिख सकते हैं, Na। Na। तो कितना आ जाएगा ये, आया कैसा कोई ऑप्शन? यस सर, ऑप्शन डी। डी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। चलो, तो ऐसे ही करना होता अपने को एलिमेंट्री मेथड कि एक में इतना है, जितने मोल में पूछा उससे मल्टीप्लाई कर। कैसे आ रहा है? सर हाँ बोलो। सर अगर इसमें तो एल्युमिनियम 3+ दिया हुआ है, जैसे कोई और अगर आइटम होता उसकी वैलेंसी नेगेटिव में होती तो सर आंसर नेगेटिव में ही लिखते। हाँ, अगर मान लो कि सल्फाइड आयन दे दे तुमको, सल्फाइड आयन मतलब होता है S-2। -4। तो एक आयन पे कितना है, -2 है, मतलब -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो 2 -2 E इलेक्ट्रॉन का Na चार्ज। हाँ, -2 Na मतलब मोल 1 रहेगा तो। हाँ हाँ सर, हाँ तो तब माइनस सही वाला बोल ही रहे हो। ऑप्शन इसमें चूज करेंगे ना। हाँ हाँ, एकदम माइनस वाले चूज करेंगे, तो माइनस चार्ज रहेगा तो माइनस चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज में ना उस पे यार, ऑब्वियसली यस बात सर, समझ गया। है। और कुछ? नेक्स्ट अपने पास जो है, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर अपन बात करें तो इसमें देखो अपने को बोला जा रहा है कि इट इज नोन दैट एन एटम कंटेन्स द प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, फिर तो अपने को बताया कि एक एटम के अंदर अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे अपने को, प्रोटॉन्स मिलेंगे अपने को, और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे अपने को। आगे अपने को बोला जा रहा है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज एज्यूम टू हाफ ऑफ द इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो अभी क्या कर रहा है, ये एक ऐसा सिस्टम कंसीडर कर रहा है नया। तो मान लो कि अपन मास, प्रोटॉन के मास को क्या कर दे, हाफ कर दे। मतलब पहले अगर अपने पास मान लो कि जब अपन मतलब नॉर्मल बात करते हैं तो अपने पास मान लो कि यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन है mp, मास ऑफ न्यूट्रॉन है mn। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो अपन नेग्लिजिबल रहता है, इसलिए कंसीडर ही नहीं कर रहे, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी, क्योंकि अपने को पता है कि जो एटम का मास आता है वो प्रोटॉन्स की वजह से आता है और न्यूट्रॉन्स की वजह से आता है। तो एटम का मास अपन लिख सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ एटॉमिक मास, इसको अपन am से लिख देते हैं, एटॉमिक मास। तो जो एटॉमिक मास रहेगा अपन क्या लिखते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब अपने को बोल रहा है कि अपने को एक ऐसा सिस्टम कंसीडर करना है जहां पे अपने क्या कर दिया, प्रोटॉन के मास को तो हाफ कर दिया, मतलब मास कितना हो गया mp/2 एक प्रोटॉन के लिए, और न्यूट्रॉन्स के मास, अच्छा न्यूट्रॉन्स के मास को हाफ किया है, प्रोटॉन के यस मास सर, को वही डबल डबल किया है। किया है। तो प्रोटॉन का मास इसने किया है डबल और न्यूट्रॉन का मास किया इसने हाफ, मतलब mn/2 कर दिया। इसको तो घटा देते हैं, ठीक है। तो अपने पास ये बोल रहा है कि पहले अपने पास जो सिस्टम था कि प्रोटॉन का मास जो भी था, न्यूट्रॉन का मास जो भी था, उसको अब अपन ने क्या कर दिया, इस तरीके से कुछ चेंज चलिए कर ऐसे नहीं दिया। कर सकते, एक बार प्रोटॉन मतलब एक बार प्रोटॉन 6 ले लेंगे, फिर उसके बाद डबल कर लें तो 12 ले लें और दोनों को निकाल के माइनस कर लें, मतलब परसेंट निकाल लें उनका। हाँ हाँ, वैसे वैसे भी आ जाएगा, लेकिन मास के हिसाब से बोला था अपन, उस हिसाब से कंपेयर करते हैं। हाँ, सब मास निकाल के करेंगे ना, 6 हाँ इंटू हाँ, 1.67 करके वैसे तो वैसे आ भी। जाएगा, और तो बार बार उसको फिर उस वैल्यू को रखोगे, उससे अच्छा है ना कि इसको वही मान लो mp/mn, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा ना बाद में, दोनों है तो एक ही चीज, कैलकुलेशन थोड़ा हो जाएगा ना, मतलब बार बार एक बड़ा बड़ा टर्म तुमको लिखना पड़ेगा। जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो, बोल सही रहो तुम, तो आ जाएगा आंसर। अब इसको बोला जा रहा है अपने को कि देन द एटॉमिक मास ऑफ C14। तो C14 के लिए क्या फर्क पड़ेगा, तो तुमको वही करना है कि C14 का एक बार मास निकालना है इस वाले सिस्टम में जो ओरिजिनल सिस्टम है अपने पास, और एक बार तुमको निकालना है इस वाले सिस्टम में जो अपन ने एज्यूम किया है। तो C14 की अगर अपन बात करें, देखो अच्छा क्वेश्चन है भी। अच्छा, तो C14 में अगर अपन बात करें तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, कोई बताएगा मेरे को? प्रोटॉन 6 है। 6 प्रोटॉन। 6। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8 8 8 14 8 -6। 8 8 ठीक है। अब अगर मैं पहले इस वाले, अगर मैं इसको बोल देता हूँ, देखो ओल्ड सिस्टम या कुछ बोल दो फर्स्ट या सेकंड, ऐसे कर लेते हैं अपन। इसको अपन बोल देते हैं सिस्टम 1, इसको अपन बोल देते हैं सिस्टम 2। तो अगर मैं S1 में इसका मास निकालता हूँ और उस मास को मैं लिख रहा हूँ मान लो m1, तो m1 इक्वल अपन क्या लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन्स। तो अपने पास 6 प्रोटॉन है, तो 6 इंटू एक प्रोटॉन का मास दैट इज mn, प्लस 8 न्यूट्रॉन है तो 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, एक और चीज अपने को पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, सेम होता है।
तो दोनों को क्या मान लो, m मान लो। तो अपने पास पहले जो अपने पास था पुराना वाला सिस्टम, उसमें अपने पास कितना आ रहा था, 14m, 14 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन या फिर 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, अब अपन जब सिस्टम 2 की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा अपने पास, उस पे मास को अपन बोल रहे क्या, m2। तो प्रोटॉन अपने पास कितने हैं, 6, लेकिन प्रोटॉन के मास को अपन ने डबल कर दिया तो 2mp कर दिया आपकी बार, और न्यूट्रॉन का मास अपने पास क्या है, 8, तो इसको अपन ने कर दिया क्या, हाफ। तो ये अपने पास क्या जाएगा, mn/2। तो अभी कितना है, 12mp 16m प्लस 4mn। तो mp और mn तो वही है अभी भी, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 16m। पहले 12m था, अब कितना हो गया, 16m हो गया। मतलब क्या हो जा रहा है, मास इंक्रीज कर जा रहा है। परसेंट अगर तुमको निकालना है तो दोनों का डिफरेंस लेके 12m से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100। तो पहली बात तो इंक्रीज करेगा, और परसेंट अगर तुमको निकालना है तो चेंज कितना हुआ, 16m डिवाइडेड बाई 12m डिवाइडेड बाई 12m मल्टीप्लाई बाई 100। सर -14m होगा। सॉरी, हाँ, -14, कार्बन तो 14 ये है। m क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास। mu होगा ना तो? हाँ, 1 mu लिख दो, वही है 1 mu। हाँ सर मैंने थोड़े दूसरे मेथड से किया था, परसेंटेज दोनों की अलग निकाल के माइनस करी थी, तो सर आंसर आ गया था उससे। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो, तुम किस हिसाब से सोचो, उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलो ये इस तरीके से होगा, आएगा समझ में ये? ये Yes, sir. चलो तो ठीक क्वेश्चन था ये भी। इस टाइप के क्वेश्चन भी तुमसे पेपर वगैरह में पूछे जाएंगे जब भी तुम्हारा पेपर होगा तब। क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो 15 में अपने को क्या बोला जा रहा है कि द आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 14 इज 98 and 2% बाई मास रेस्पेक्टिवली। अच्छा देखो, तो परसेंट में अपने पास बात कर रहा है। अब आगे अपने को बोला जा रहा है कि व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ C12 आइसोटोप्स इन द 12 ग्राम कार्बन सैंपल। अच्छा, ये तो देखो इस तरीके से हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है भी। मोलर मास निकालने के लिए एवरेज। हाँ हाँ, वो निकाल लेंगे बिल्कुल। 15 में अपने पास क्या बोला जा रहा है, देखो कि मेरे पास क्या है, 12 ग्राम सैंपल है, 12 ग्राम कार्बन सैंपल है। मतलब इस सैंपल में अपने पास क्या रहेगा, C14 भी रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, और C12 भी रहेगा। अब अपने को ऊपर एक चीज बोला है उसने कि जो कार्बन 14 है इसका अपने पास कितना है, 2% है, और जो कार्बन 12 है इसका अपने पास 98% है। कार्बन 12 का अपने पास 98% है सैंपल में, बाई मास। वो भी कैसे दिया, बाई मास दिया है। तो अगर टोटल मास मेरे पास कितना है, 12 ग्राम है, तो इस 12 का 2% तो किसकी वजह से आ रहा होगा, C14 की वजह से आ रहा होगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो मास ऑफ C14 अपने पास क्या हो जाएगा, 12 का 2%, 2/100 ग्राम कितना आ रहा है अपने पास, 0.24 ग्राम आ जाना चाहिए। तो कार्बन 14 का मास जो आएगा अपने पास कितना आएगा, 0.24 ग्राम आएगा। अपने से पूछा क्या गया इसमें, कहाँ गया क्वेश्चन, कौन सा था ये, नंबर ऑफ C12 एटम्स। तो एटम्स का नंबर पूछा है तो मोल निकाल लो, और फिर मोल आ जाएगा तो Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो मोल अपने पास क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ से ये मोल आ गया, और इस मोल को Na से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ C12 एटम्स आ जाएगा। समझ में आया क्या? सर ये नहीं आया सर। क्या नहीं समझ में आया? तो एक बार फिर से बता। अच्छा, एक बार फिर से दोबारा कर देते। देखो उसने अपने को क्या बोला है कि अपने पास एक सैंपल है कार्बन का, उस सैंपल में C12 भी है, C14 भी है। C14 का परसेंटेज 2, C12 का परसेंटेज 98%। ये तो अपने को गिवन है। अब अपने को गिवन है कि मैंने क्या कर रखा है, उस सैंपल का 12 ग्राम ले रखा है, तो टोटल वेट अपने कितना ले रखा है, 12 ग्राम ले रखा है। तो इस 12 में 2% कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, C14 का रहेगा ना यार, क्योंकि उसने बोल ही रखा है कि 2% अपने पास क्या होता है, C14 होता है। और अपने से पूछा गया C14 के ही नंबर, तो C14 के नंबर के लिए अपने को C14 के मोल निकालने पड़ेंगे ना।
और मोल के लिए अपने को मास निकालना पड़ेगा। तो अपने देखो वही तो किया है कि 12 में 2% किसका है, C14 का, तो मास ऑफ C14 अपने निकाल लिया 2% करके, जो कि अपने पास कितना आ जा रहा है 0.24 ग्राम। और फिर मास से अपने मोल निकाल लिया, और मोल को अगर Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। अभी आएगा समझ में? यस सर। अरे आया? यस चलो बहुत बढ़िया। सर हाँ सर इसको हमने पहले एवरेज मास निकाल किया है। एवरेज मास निकालोगे, एवरेज क्यों निकालोगे? यहाँ मिक्सर के लिए थोड़ी बात कर रहा है, इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए बात कर नहीं रहा हूँ सर, ये सर ना। हाँ 12 ग्राम हाँ, तुम था, तो बताओ इसमें तुमने सर क्या किया। हाँ हाँ, क्या सर किया तुम हमने बताओ पहले। अच्छा टोटल वेट को 100 ग्राम मान लिया। हाँ ठीक है, फिर मास ऑफ कार्बन 12 वाला था 98 ग्राम हो गया, और हाइड्रोजन का 2 ग्राम हो गया। यहाँ से मैंने बिल्कुल। एवरेज मास में निकाला 12.03 करके आया सर। फिर मैंने लिख दिया सर 12.03 में 2 ग्राम ऑफ कार्बन 14 प्रेजेंट है। तो सर वन में प्रेजेंट था, मतलब 2/12.03, तो 12 ग्राम में फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 ग्राम में चाहिए था, तो आंसर आ गया था। ठीक है, सही कर रहे हो। मतलब वो तुमने, हाँ ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन जैसे भी करो, मतलब परसेंट का ही रोल था उसने, तुमने मतलब 100 के स्केल पे पहले किया, फिर उसको 12 के स्केल पे लेके आया, यही क्या है ना? सर पहले मैंने, यस सर। हाँ ठीक है, हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन को करने के काफी तरीके होते हैं, तो कैसे भी कर सकते हो तुम। हाँ, तो ये अपने पास 15 हो गया, और इसके बाद कौन सा है? 16 था। अच्छा, तो 16 में अपने को बोला जा रहा है कि ऑन केमिकल स्केल द रिलेटिव मास ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर एटम X। ओके, तो इसमें अपने पास कौन कौन से एटम है? X20 है, X21 है, X22 है। ओके, अब देखो इसने अपने को बोला है कि जो X20 है इसका परसेंट अपने पास लगभग कितना है? 99% है। अच्छा, अगर ये तो अब देख कुछ नहीं करना है इसमें तुमको। अब बोला कि जो एवरेज मास रहेगा वो कितना रहेगा। तुम्हें, अगर तुमको, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं तुमको ये बोलूं कि जो एवरेज रहेगा वो 20 से तो ऊपर ही रहेगा, यस क्योंकि 20 का कंट्रीब्यूशन 99 है, और बाकी जो दो आइसोटोप है उनका मास 20 से ज्यादा है। अरे समझा? यस सर। यस सर। बस हो गया सवाल, यही तो करना है इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन 20 वाले का रहेगा, तो 20 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि 20 का। 20 के पास ही आंसर है ना। हाँ, तो कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। इसमें तो यही सोचना था, कॉमन सेंस लगाना था बस। आएगा समझ में? देखो, एवरेज 21 तक भी नहीं जा सकता, 22 तक भी नहीं जा सकता, और एग्जैक्ट 20 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 21 और 22 का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। सही एग्जांपल बताइए। समझ में आया क्या? सही एग्जांपल बताइए। यस सर, ऐसे ही सोच लिया था। एग्जाम्पल मतलब क्या बताऊं सर? और कोई वे नहीं है तो करने किसी का? दूसरे एलिमेंट का ले लीजिए। कुछ नहीं है, और क्या रहेगा बताओ? कार्बन का ले लीजिए। उसमें कुछ है थोड़ी। सर हाँ, सर इसका जैसे 99% दिया है, तो सर X21 और X22 को मिला के 1% होगा, तो सर किसी एक को X मान के कर लें, एवरेज एटॉमिक मास निकाल लें। अरे तो बहुत लेवल हो जाएगा ना लेंदी का, कैसे चेक सर करोगे इतना? ऐसे एग्जाम में सोचेंगे तो अगर सर कुछ आंसर से पॉइंट का डिफरेंस दिखे तो कैसे करेंगे सर? अरे तुम ऐसा सोचो ना, इससे ऐसा कंसेप्ट बना सकते हो। ये तुमको समझ में आया ना कि अगर 20 वाले की मतलब परसेंट 99 है, तो एवरेज भी, सॉरी, हाँ, 20 वाले की परसेंट अगर अपने पास क्या है 99 है, तो एवरेज जो रहेगा उसी के आसपास रहेगा। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट तो वही करना ना यार। तो ऐसे सोचो ना, क्यों फालतू लफड़े में पड़ रहे हो। और जैसे बाकी मान जो दो, लीजिए 0.1 होगा उन दोनों का, अगर होगा भी तो। हाँ, उनका होगा तो काफी कम होगा। ये तुमको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा इसमें। मैं कैसे समझा सकता हूँ तुमको? देखो, अगर मान लो कि मेरे पास आइसोटोप ऐसे होते हैं, एक होता है 20, एक होता है अपने पास 19, एक होता है अपने पास 18, और मैं सेम चीज बोलता है कि इसका मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना है? 99% है। तभी एवरेज तो अपने पास क्या आता? 20 के आसपास ही आता। लेकिन अब के बाद जो दो आइसोटोप है उनका जो वेट है वो
20 से कम है, मतलब 99.98 समथिंग होगा था। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, तो तो जो मतलब चीज इस का केस में ज्यादा वाला लेंगे। अरे जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा तो एवरेज तो उसी के हिसाब से आएगा ना यार। आएगा समझ में? यस सर। चलो तो 15 हो गया। इसके बाद अपने पास क्या है, तो ऐसा ध्यान भी रख सकते हो कि जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, जो एवरेज मोलर मास रहेगा उसी के आसपास आएगा। तो इसीलिए तो अपन क्या करते हैं, जैसे अपन कार्बन की बात करते हैं कि उसके 3 आइसोटोप है, C12, C13, C14। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? C12 वाला। तो C12 वाला सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए अपने पास एवरेज आ रहा था, तुमको ध्यान हो तो 12.011, तो उसको अपन 12 भी ले रहे थे। यस सर। तो ऐसा ही अपन करते हैं। हाँ, तो वही कंसेप्ट है। तो अपने पास 16 में बोल रहा है, देखो 16 हो गया। 17 में बोल रहा है कि इंडियम एटॉमिक वेट अपने को गिवन है इतना, हैज द 2 नेचुरली अकरिंग isotopes, the predominant one form has the isotopic weight this, percent abundance this, which of the following, तो आसान है देखो। हाँ, तो इसमें अपने को क्या बोला जा रहा है, देखो 16 है कि 17 है? 17 है। अच्छा ये 16 था, जो भी था आप देख लेना। तो 17 में अपने को बोला जा रहा है कि अगर अपन बात करें इंडिया में EN, इसका मोलर मास गिवन है, तो सॉरी एटॉमिक वेट गिवन है, तो 44.82। जब भी डेसिमल में दिया जाएगा मतलब वो एवरेज ही है, तो एवरेज एटॉमिक वेट तुमको गिवन है इतना। और अपने को बोला जा रहा है कि इसके 2 आइसोटोप है। अच्छा, उनके भी डेसिमल में दिया हुआ है इसमें। तो एक आइसोटोप है, आइसोटोप 1, इसको अगर मैं लिखूं, एक आइसोटोप 1 है जिसका अपने को मास गिवन है कितना, 44.9041। तो परसेंट अपने को गिवन है 95.42%। दूसरा अपने पास आइसोटोप 2, उसका एवरेज मास अपने को, उसका मास अपने को निकालना है, परसेंट अपने पास कितना हो जाएगा, 100 माइनस दिस। तो 100 माइनस अगर दिस करोगे तो कितना आ रहा है, ये अपने पास आना चाहिए 100 माइनस 95, तो 4.28 4.82। हाँ 4.28 सही निकाले, 4.28%। तो वही करना है तुमको। इसका मान लो कि x है मास, तो दिस परसेंट इंटू दिस परसेंट इंटू दिस डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू दिस, वहां से x आ जाएगा हमारे पास।